FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और उम्मीद है कि साल 2024 के 10वें महीने का 23वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें अहम इलाकाई और बैन अवी ख़बरों पर तबसरे और तज्जिए पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुतालिक मालूमात वहाँ मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रूस के शहर काजान में इस वक्त ब्रिक्स जो तंजीम है उसका सरबराही इजलास जो है वो जारी है। 3 रोज़ा ये इजलास है और इसमें बहुत ही अहम मुलाकातें भी साइड लाइन पे हो रही हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस पे हैं, इसलिए कि देखा जाए तो इस खित्ते और अगर ग्लोबल साउथ की बात की जाए तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इज्तिमा कह लीजिए और उसमें भी फिर जो सरबराहान हुकूमत और सरबराहान ममलिकत हैं उनकी शिरकत जो है वो और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि स्लोली और ग्रेजुअली इसने अपना एक मकाम बनाया है इंटरनेशनल जो जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो एक बात जो है वो ख़ास तौर पे वेस्ट की तरफ से ये बड़ी इसमें आता है कि ये शायद कोई ब्लॉक जो है वो बनाया गया है क्योंकि इसमें रशिया है, चाइना है, 2 बड़ी ताकतें हैं और ये जिस तरह से अब इसमें दीगर ममालिक भी शामिल होते चले जा रहे हैं तो ये एक तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए शायद कोई नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। आज ज़रा इस पे बात करेंगे कि जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है क्या उसमें कोई हकीकत भी है या वेस्ट को इस पे कोई जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें कुछ सब्सटेंस है, उनको परेशान होना चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं चीन के उमूर के माहिर और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जनाब खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, परेशानी बनती है वेस्ट की? जी, मैं आपका तदाइया सुन भी रहा था और साथ सुना भी रहा था और ब्रिक्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ब्रिक्स जिस वक्त बनी थी तो उस वक्त तो पहले चंद सालों में तो इन्होंने वेस्टर्न मीडिया ने ये बात की कि ये तो एक नाकाबिले अमल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीरियसली नहीं लिया ना इसको उन्होंने। जी, कि ये बिल्कुल नाकाबिले अमल ऑर्गेनाइजेशन है। वो इसलिए इसको नाकाबिले अमल कहते थे कि बेसिकली जो ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स आपको पता है किस चीज का मुखफ़फ़ है, वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये जो अपना 5 मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे वो मुल्क हैं जो दुनिया के डिफरेंट कोनों में हैं। कहाँ चाइना, कहाँ ब्राजील, कहाँ साउथ अफ्रीका, कहाँ रशिया, कहाँ इंडिया। तो ये सारे दूर दूर ममालिक थे। तो जिसके ऊपर जब बात आगे बढ़ी और ये सारी बातचीत आगे बढ़ी कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन तो वेस्टर्न मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि बड़ी बेकार किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। वजह ये कि ये सारे ममालिक का आपस में कोई रब्त ही नहीं है, आपस में इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये सारी बातचीत ये लोग इस तरह करते थे। इसके ऊपर उस वक्त जो ये ब्रिक्स ममालिक हैं ये चुप रहते थे और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन ब्रिक्स ममालिक ने आपस में तिजारत का हजम बढ़ाया, आपस में इन्होंने बातचीत शुरू की। फिर रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगी तो फिर रशिया और चाइना ने अपनी करेंसी में तिजारत शुरू कर दी। फिर बहुत सारे इर्द गिर्द के ममालिक और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और उन सब ने ब्रिक्स में शमूलियत चाही। इस दफा हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स में नए मुल्क भी शामिल हो रहे हैं जिसमें ईरान भी शामिल है और यूएई भी शामिल है और भी बहुत सारे ममालिक, इवन इथोपिया भी इसके अंदर शामिल हो रहा है, इसमें शामिल हुआ है। और उसके अलावा इस दफा जी यूएई भी शामिल हुआ है और अभी हमने ये देखा है कि ब्रिक्स +40 का
इजलास हुआ जिसमें उन्होंने तकरीबन इस रीजन से और अफ्रीका से बहुत सारे ममालिक को बातचीत के लिए उधर इनवाइट किया। मैं अभी चंद घंटे पहले उज़्बेकिस्तान के सदर की तकरीर देख रहा था जो उन्होंने ब्रिक्स प्लस में की। वो उन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत की कि जी जो सेंट्रल एशिया के हालांकि छोटे ममालिक हैं, उन्होंने कहा जी ये भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। तो ब्रिक्स इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसमें दुनिया का हर मुल्क शामिल होना चाहता है। इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि ब्रिक्स जो है वो नेटो नहीं है। ब्रिक्स जो है वो कोई ये नहीं कहता कि अगर आपके मुल्क में किसी ने हमला किया तो हम आपको बचाने के लिए आएंगे। ब्रिक्स ये नहीं कहता कि जी हम आपको कोई इमदाद देंगे। ब्रिक्स ये नहीं कहता कि जी आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हम आपको IMF से ज्यादा पैसे दे देंगे। ब्रिक्स ये भी नहीं कहता कि जी हम आपको असला देंगे। तो ब्रिक्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसपे सारे ममालिक उसकी तरफ खिंचे आ रहे हैं? इसके अंदर बेसिकली अगर खास बात को नोट किया जाए तो वो 4 बातें हैं। नंबर 1, ब्रिक्स जो है इट इज प्योरली जिस तरह कहते हैं ना कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड के लिए बनाई गई है, आपस में ऐसी कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई है कि जिसमें आप एक दूसरे के लिए ईज ऑफ बिजनेस कर दें, आप एक दूसरे की तजारत को फरोग दे सकें, आप उसमें एक दूसरे के कल्चर को फरोग दे सकें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ा सकें। जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जो तजारत करने में मुश्किलात होती हैं उनको एक सिंगल एजेंडे पे लाके, एक सिंगल जिसको कहते हैं रेगुलेटरी रिजीम पे लाके उसको सॉल्व किया जा सके। फिर बहुत सारे ममालिक के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल ट्रांजिट ट्रेड होती है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के भी आपको पता है बहुत सारे ममालिक जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, जो कि समुंदर के साथ नहीं लगते। तो आप एक समुंदर पे अगर एक बंदरगाह पे सामान उतारते हैं तो बगैर किसी एक्स्ट्रा टैक्स दिए आप उस अगले मुल्क तक ले जा सकें। तो ब्रिक्स जो है वो इस टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुतहरिक ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। मैं तो इसको ग्लोबल साउथ के साथ या किसी चीज के साथ इसको मैं टैग इसलिए नहीं करूंगा कि ये आपका और मेरा काम नहीं है कि हम इसको टैग करें। ये इस टाइम पे वेस्टर्न मीडिया इसके बारे में जितनी बातें कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो अब हमारे पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि हम किसी किस्म की बात करें। वो कोई इसको नेटो से मिला रहा है, कोई कह रहा है जी ये कॉलोनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। भाई कॉलोनाइजेशन की तरफ कैसे जा रहे हैं? इसके अंदर तो इंडिया भी है जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। इसके अंदर तो ब्राजील भी है जो कि बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है जो, और इंडिया तो अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक अलाय है। तो ये मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक आइडिया है वो ट्रेड के इर्द गिर्द, कनेक्टिविटी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और आजकल आपको पता है कि ट्रेड और कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन, ये सारे बड़े बज़वर्ड्स बने हुए हैं। और ये बज़वर्ड्स जो बने हैं वो बेसिकली बने हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से। बिकॉज चाइना ने जो कहते हैं ना हिम्मत करके एक इतना पैसा दुनिया पे लगा दिया कि 155 मुल्कों के अंदर 155 मुल्कों को चाइना ने आप करें कि एक लड़ी में परो दिया है। ये 155 मुल्क जो हैं दुनिया के जो बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो रोड से, रेलवे से या मैरीटाइम से आपस में कनेक्ट हो गए हैं। मतलब वो जिस तरह एक लड़ी के अंदर आप फूलों को परो देते हैं ना, ये इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट तो हो गए, अब आगे क्या करना है? आगे आपने कारोबार करना है, आगे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ानी है, आगे एक दूसरे की जुबान को समझना है, एक दूसरे के कल्चर को समझना है, एक दूसरे के साथ तहम्मुल मजाजी से पेश आना है, जंगों को रोकना है, अमन को बढ़ाना है। ये सारी चीजें जो हैं जो मैं समझता हूँ कि ये ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म कर रहा है। और ये जो रशिया के अंदर ब्रिक्स का बड़ा इजलास हो रहा है जिसमें न सिर्फ ब्रिक्स कंट्री बल्कि 40 ममालिक जो उन्होंने और इन्वाइट किए हुए, उनके सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो उधर पहुंचे हुए हैं। तो ये इस बात का एक मैं कहता हूं कि एक बड़ी एक सॉलिड चीज है कि
जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जी रशिया पे सैंक्शंस है तो हम क्यों उधर जाएं, रशिया ईरान पे सैंक्शंस है तो ईरान क्यों इसका हिस्सा बने। ये ब्रिक्स जो है ये पूरी दुनिया के ममालिक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये नहीं कहता कि इस मुल्क पे सैंक्शन लगा दो, इस मुल्क के साथ कारोबार करना है, इस मुल्क से तेल लेना है, इस मुल्क से चावल लेने हैं, ये ऐसी बात नहीं करता है। ये बेसिकली ब्रिक्स इज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म एंड इट इज फॉर ऑल द कंट्रीज। और पाकिस्तान ने भी इसमें शिरकत की दरख्वास्त दी हुई है, जिसको रशिया बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और मे भी अगले साल जब समिट हो तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर शायद तब तक बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रेड के लिए और एक पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए ये ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है ये आज भी और आने वाले दिनों में एक बड़ा लार्जर रोल प्ले करेगा। अच्छा सर, हम देखते हैं कि इसी तरह के कुछ और भी हमें नज़र आती हैं तंजीमें, जैसे G7 जो एक ज़माने में G8 होती थी, फिर उन्होंने रशिया के साथ जो किया और उसके बाद वो G7 बन गया। फिर ऑकस है, फिर खैर बाद में क्वाड भी एक चीज़ नज़र आई हमारे, और इस तरह की भी काफ़ी सारी इन्होंने बना रखी हैं। और उसमें बात वही होती है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, आखिरी लफ्ज़ जो होगा या आखिरी से जो होगी वो अमेरिका की ही होगी। लेकिन ब्रिक्स में तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल इससे इंटायरली मुख्तलिफ है। जैसे भी आपने भी फरमाया कि ये इसका तो मतमा नज़र ही मुख्तलिफ है, इसका मोटो ही बहुत मुख्तलिफ है। तो फिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास नेटो भी है, आपके पास दौलतमंद मुल्कों की दौलतमंद मईशतों का ग्रुप भी है, G7 भी है, तो आपको ब्रिक्स से थ्रेटन क्यों फील हो रहा है सर? जी, सबसे पहले आपने जिन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। फॉर एग्जांपल G7 की बात आप करते हैं, G7 के बारे में तो वेस्टर्न मीडिया खुद कहता है, यूरोपियन मीडिया खुद G7 के बारे में कहता है कि ये वो 7 ममालिक हैं जो कि पूरी दुनिया की दौलत पे कब्जा करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप क्वाड की और ऑकस की बात करें तो ये वो अलायंसेस हैं जो कि कोई इंटेलिजेंस अलायंस है, कोई चाइना को कर्टेल करने के लिए अलायंस है। मतलब इन अलायंसेस के को खास मकसद के लिए बनाया गया है। इनके अंदर ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके आपने नाम लिए, इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए नहीं है। क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो हमारे सामीन हैं उनके लिए, अगर हम इस चीज को डिस्कस करें कि क्या G7 जो है वो दुनिया में ट्रेड बढ़ाने के लिए, क्या क्वाड जो है वो दुनिया में ट्रेड बढ़ाने के लिए? क्वाड तो बेसिकली एक तरह का इंटेलिजेंस और मिलिट्री अलायंस है। ऑकस जो है क्या वो दुनिया में ट्रेड बढ़ाने के लिए? मुझे आप इस टाइम पे दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन और बता दें, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ट्रेड और कनेक्टिविटी पे काम करी, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी उसका मैंडेट जो है वो थोड़ा सा छोटा इस तरह है कि वो इस टाइम पे सिर्फ यूरो एशियन कंट्रीज तक है, उसके अंदर अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज नहीं है। लेकिन ब्रिक्स के अंदर तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, अरब कंट्रीज भी हैं, मिडिल ईस्ट भी है। दुनिया का मेरे ख्याल में कोई इस टाइम पे कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है, एशिया भी है कि जो कि ब्रिक्स के अंदर मौजूद ना हो। तो ब्रिक्स के अलावा इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कोई ट्रेड को बढ़ाने के लिए, कोई फाइनेंस को बढ़ाने के लिए किसी किस्म का कोई अलायंस, इतना बड़ा अलायंस कोई और होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और अलायंस है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि आज ही जो जब ये सेशन इसका शुरू हुआ तो उसमें प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने भी खिताब किया, और जो कह लीजिए कि उनके जो सब उन्होंने इस चीज़ पे बहुत एम्फसिस किया है कि ये इस वक्त जो दुनिया है वो बदअमनी में हमें नज़र आती है उसमें, और एक नए दौर में दाखिल हो रही है वो तब्दीली के। तो ये बहुत एक हम क्रॉस रोड पे खड़े हैं एक दफ़ा फिर। तो उनका कहना यही था कि हमें अमन के
ब्रिक्स की जो तामीर और मुश्तरका सलामती के जो उसूल हैं उनको उनका मुहाफ़िज़ बनने की ज़रूरत है। यानी कि एक दफ़ा फिर उन्होंने बात वही की है पीस और डेवलपमेंट की कि इस पे एम्फेसिस होना चाहिए। और हमने ये देखा कि आज जब उनकी मुलाकात भी हुई है अपने भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, तो उसमें भी जो उनके अपने बाहमी इश्यूज़ थे उस पे भी हमें बड़ी पॉजिटिव इशारे मिले हैं। फिर कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की स्पीच जो थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स हो या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाइना इस वक्त दुनिया की वो वाहिद इकोनॉमिक पावर बन गया हुआ है कि जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है और कनेक्टिविटी की बात करता है। चाइना तो ना असला बनाता है इतना ज्यादा और ना ही असला बेचता है दुनिया को, और चाइना तो ना जंग की बात करता है ना आपस में इख्तलाफात की बात करता है। उनका तो एजेंडा ही सिर्फ एक है कि दैट इज द कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, के पूरी दुनिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि अगर चाइना कहता है कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरे इर्द गिर्द ममालिक के पास भी उतना ही पैसा होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब से पावर में आए हैं उन्होंने एक ही एजेंडा रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया जो है वो आपस में मिल के चले और आपस में इख्तलाफात अगर कोई हैं तो उनको बैठ के हल करे, और साथ साथ जो है वो एक लार्जर कनेक्टिविटी की तरफ चले कि दुनिया जो हम पहले किताबों में पढ़ते थे कि जी दुनिया ग्लोबल विलेज है, पहले एक ये हाइपोथेटिकल वर्ड था, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से वाकई ही आज की तारीख में दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो स्पीच थी, उसके अलावा बाकी रहनुमाओं की जो स्पीचेस थी, उसके अंदर ब्रिक्स के अंदर तो ना किसी जंग की बात होती है, ना किसी से आपस में लड़ाई की बात होती है, ना किसी के ऊपर कोई धौंस जमाने की बात होती है। और ब्रिक्स के अंदर क्या बातें होती हैं, क्या एजेंडाज होते हैं। इस दफा ब्रिक्स का एजेंडा है मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म क्या है? चाइना का जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर और मल्टीलैटरलिज्म एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, दो साइड्स हैं। आप मल्टीलैटरलिज्म का वर्ड यूज कर लें या आप कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का वर्ड यूज कर लें, बात एक ही है कि आगे बढ़ना है, सबने मिलकर आगे बढ़ना है। ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स की ममालिक के लिए सिंगल करेंसी की बात हो रही है, इसके अंदर जॉइंट बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है, इसके अंदर जॉइंट इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है। जब इसके अंदर ये भी बात हो रही है कि हम एक दूसरे की मुल्कों की करेंसियों में हम करें तजारत करें। हम डॉलर में क्यों तजारत करें? अगर मैंने चाइना जाना है तो मैं पहले यूएस डॉलर खरीदूं यहाँ से पाकिस्तान से, उस पर मैं कमीशन दूं, फिर मैं चाइना जाऊं और उधर जाके मैं उस यूएस डॉलर को बेचूं, उस पर भी मुझे कम पैसे मिलें और उस पर भी एक्सचेंज रेट डिफरेंस में दूं। तो वाई नॉट, जब इस कनेक्टिविटी के थ्रू मैंने चाइना जाना है, मैंने ब्राजील जाना है, जहां भी जाना है, मेरे मुल्क की करेंसी उधर एक्सेप्ट होनी चाहिए और वो करेंसी उस मुल्क की हमारे मुल्क में एक्सेप्ट होनी चाहिए। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेके आए हुए थे, जो 13 डॉक्यूमेंट साइन हुए जिस पर पिछले दिनों आपके प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, उनमें एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था कि वो करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट था कि अब किसी पाकिस्तानी ने जब चाइना जाना है उसको कोई और करेंसी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मनी चेंजेस में युआन जो आरएमबी है उनकी करेंसी अवेलेबल होगी, पाकिस्तानी करेंसी को चाइनीज मनी चेंजर और बैंक एक्सेप्ट करेंगे। मेरे ख्याल में जिस किस्म की मल्टीलैटरलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इस मल्टीलैटरलिज्म की वजह से दुनिया में ज्यादा अमन कायम होगा। खराबी कहाँ पैदा होती है? खराबी तभी पैदा होती है कि मैं आपके ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करूं, मैं आपके मुल्क के ऊपर किसी किस्म का अपनी पॉलिसीज को इन्फोर्स करने की कोशिश करूं या अपनी विल को इन्फोर्स करने की कोशिश करूं, वहां से खराबी शुरू होती है। लेकिन चाइना का जो ये कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, और ब्रिक्स का जो इस साल का मेन थीम है मल्टीलैटरलिज्म, वो मेरे ख्याल में हमें एक ऐसे माशरे की तरफ लेके जा रहे हैं
कि जहाँ पे अमन होगा, जहाँ पे इज्तिमाई तरक्की होगी और जहाँ पे इज्तिमाई सोच होगी। बिल्कुल ठीक सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। बात हो रही है ब्रिक्स से मुतालिक, जो इस वक्त इजलास जो जारी है रूस के शहर काजान में, और वहाँ पे जो चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में जो बात कही है और जो मैसेज हमें उस फोरम से मिल रहा है उस पे बात हो रही है। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा उस प्रोपोगेंडा को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वेस्ट इसको अपने लिए ख़तरा तस्वुर कर रहा है, हालांकि इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि ब्रिक्स जो तंजीम है या ब्रिक्स ममालिक जो इस तंजीम में शामिल हैं उनका कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट है या कोई हिडन एजेंडा है जिससे कि किसी को खाइफ होने की ज़रूरत है। ये फोरम जो है ये पीस की, स्टेबिलिटी की, शेयर्ड फ्यूचर की और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है हम कदम। मुझे कहते हैं नासिर महमूद ख़ान। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं चीन के अमूर के माहिर और सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। ब्रिक्स से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस तरफ। अगर देखें, एक तो थ्रेट ये भी हम समझ सकते हैं, जो वो सो कॉल्ड थ्रेट समझते हैं कि जैसे आलमी मालियाती इदारा है, वर्ल्ड बैंक है या और इस तरह के जो इदारे हैं, वो देखते हैं कि जनाब ये कोई इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना लिया है, फिर कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी इन्होंने कर लिए हैं। तो ये जो इस तरह का ये एक करेंसी एक्सचेंज के मामलात और ये सारी चीज़ें आपस में चल रही हैं, तो ये तो सारे मसले तो ये खुद ही हल कर लेंगे, तो हमारी तरफ कौन आएगा? सर मैं चाहूँगा इस पर अगर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता होता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक जोग्राफियाई दुनिया नई क्रिएट हुई जिसमें कॉलोनाइजेशन खत्म हुई और बहुत सारे मुल्क इंडिपेंडेंट हुए, तो उस इंडिपेंडेंस को भी एक मॉनेटरी कॉलोनाइजेशन के ताबे कर दिया गया। वो मॉनेटरी कॉलोनाइजेशन जो थी वो डॉलर के साथ लिंक कर दी गई। दुनिया के अंदर अगर आप देखें 3 ऐसी चीजें होती हैं जिस पे दुनिया की मईशत चल रही है। उसमें सबसे पहले गोल्ड है। गोल्ड रिजर्व्स पे आपकी करेंसी रेट डिटरमिन होता है। उसके बाद आपकी डॉलर है कि आपके मुल्क के पास कितने डॉलर रिजर्व्स हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो तेल के रिजर्व्स हैं, और वो खैर सारे ममालिक पे ये तीसरी चीज़ लागू नहीं होती है, उन ममालिक पे लागू होती है जो कि तेल के सप्लायर मुल्क हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया के अंदर से कॉलोनाइजेशन ख़त्म होना शुरू हुई और मुल्कों को आज़ादी मिलनी शुरू हुई, तो साथ साथ ही मुल्कों को एक फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन के अंदर लड़ी की तरह परो दिया गया। और वो लड़ी जो थी वो डॉलर उसका नाम था। और अब जबकि तकरीबन 80 साल गुजरने को हैं, तो अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक को इस बात की रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि वो जो एक डॉलर के होस्टेज बने हुए थे वो तो उससे निकलने का टाइम आ गया हुआ है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने बैंक बना लिया ब्रिक्स वालों ने, उन्होंने आपस में करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट्स कर लिए, तो ये जितने इस किस्म के एग्रीमेंट्स होंगे उतना ही डॉलर के ऊपर प्रेशर बनेगा, डॉलर का इस्तेमाल दुनिया में कम हो जाएगा। तो एक करेंसी की या एक फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन जो थी उससे दुनिया बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ज्योग्राफिकल कॉलोनाइजेशन से तो 1945-46 के बाद दुनिया ने निकलना शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि 80 साल के बाद अब अगर 2025 और 26 में जाके अगर वो फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन से भी अगर दुनिया बाहर निकल आती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जाहिर बात है इनमें उन सब मुल्कों को तकलीफ होगी जिन्होंने ये सारा पिछले 80 साल में सिस्टम को बनाया। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या डॉलर छापने वाला जो एक मुल्क है
वो हो, तो उनको जाहिर बात है इस बात से वो होगा कि जैसे ही दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगी या एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करना शुरू करेगी, तो उस दिन के बाद तो यूएस डॉलर की कोई वक़्त ही नहीं रहेगी। और बेसिकली इस टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि यूएस इकोनॉमी जो चल रही है वो दो चीज़ों पे चल रही है। एक तो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है कि वो पूरी दुनिया के हथियार पूरी दुनिया को बना के सप्लाई करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी है, पैसा कमाया भी जाता है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट भी होता है। तो उसके बाद अगर सबसे बड़ा जो रेवेन्यू कलेक्शन अमेरिका के लिए मैं समझता हूँ वो यूएस डॉलर है, क्योंकि यूएस डॉलर जिधर जिधर जाता है वो कम का बिके ज्यादा का बिके, वो कोई ना कोई उसके ऊपर एक्सचेंज रेट कमीशन तो होता है। तो डॉलर तो एक ऐसी करेंसी है जो कि खुद पैसे कमा रही है, मतलब वो डॉलर खुद पैसे कमा के देता है। और वो जाहिर बात है जो मुल्क डॉलर छापता है वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो उस मुल्क को भी पहुंचता है। तो वो अब अगर जो बातचीत हो रही है ब्रिक्स के अंदर, मैं ये कहूँगा उधर क्या बात हो रही है, उधर आपस में करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट की बात हो रही है, उधर ये बात हो रही है कि जी हम अभी जिस तरह दुनिया प्लास्टिक कार्ड की तरफ चली गई थी, अब वो प्लास्टिक कार्ड भी खत्म होते जा रहे हैं। पहले किसी जमाने में हम क्रेडिट कार्ड बनवाते थे, एटीएम कार्ड बनवाते थे, लेकिन अभी चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो वीचैट के थ्रू, उनके जो एप्स के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, उसमें आपका टेलीफोनी जो होता है वही आपका वॉलेट है, वही आपका बैंक है, और सारे काम आपके उस टेलीफोन के जरिए एक क्यूआर कोड पे हो जाते हैं। जो लोग पहले अपने वॉलेट्स में 10-10 किस्म के कार्ड कैरी करते थे, अब उनको वो कैरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक क्यूआर कोड से आप पेमेंट भी कर लेते हैं और एक क्यूआर कोड से आप पेमेंट वसूल भी कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दुनिया जिस तरफ जा रही है ब्रिक्स की सूरत में एक फाइनेंशियल इकोनॉमी की तरफ जा रही है, और जितने करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट्स आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम होती जाएगी। अब जाहिर बात है वो मुल्क जहाँ पे डॉलर छपते हैं या वो मुल्क जो डॉलर में अपनी सारी ट्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जरूर ये बात बायसे तकलीफ होगी, लेकिन जैसे कहते हैं वाटर हैज टू फ्लो, दुनिया ने आगे बढ़ना है। अब ये नहीं है कि आप ये देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के दुनिया के ज्योग्राफिकल हालात पे अगर आप नजर डालेंगे तो सारा लैटिन अमेरिका कॉलोनाइज था, अफ्रीका कंप्लीट कॉलोनाइज था, सब कॉन्टिनेंट जिसमें हम रहते हैं ये भी कॉलोनाइज था, इसी तरह मिडिल ईस्ट कॉलोनाइज था। तो दुनिया उस कॉलोनाइजेशन से भी तो बाहर निकली है, और 80 साल लगे हैं मेरे ख्याल में दुनिया को मैच्योर होने में। तो अब मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम के जो फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन से ये आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, और ये जो ब्रिक्स उसकी मैं कह रहा हूँ कि वो एक आप कह लें कि समुंदर अगर है फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन का, तो उसके अंदर एक पहला एक कतरा है ये, मतलब एक उस समुंदर को ड्राई करने के लिए है। तो ये जिसको बारिश का पहला कतरा कहते हैं, उसको भी आप उससे भी तशबीह दे सकते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स की सूरत में दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मिल गया है कि जिस पे हर एक के लिए एक ईज ऑफ बिजनेस होगी, ईज ऑफ इंटरेक्शन होगी, और एक वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा तिजारत को बढ़ाने के लिए और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए। अच्छा सर, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे भी आपने फरमाया ना कि ये वो पूरा एक जो पहले का बना हुआ एक निज़ाम था जो कि अब वक्त के साथ साथ एक तरह से कह लीजिए कि जमूद का शिकार होता हुआ हमें नज़र आ रहा था, और अब तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी थी। तो दरअसल ये ब्रिक्स या एससीओ या जो इस तरह की चीज़ें हमें जो नज़र आती हैं, इस तरह के जो फोरम हमें नज़र आते हैं,
वो ताज़ा हवा का झोंका है, और वेस्ट जो उस ताजगी को, उस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो उनकी जो तारीफ थी तरक्की की, वो इससे यकसर मुख्तलिफ है जो कि ये फोरम पेश कर रहे हैं। सर देखें जी, यहाँ तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि जमहूरियत को जब हम उठाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी ये डेफिनेशन है, ह्यूमन राइट्स को जब उठाते हैं तो वो कहते हैं जी इसकी हमारी ये डेफिनेशन है, कभी WTO को ले आते हैं, वो कभी कहते हैं जी कि किसानों से 1 घंटा काम लो, 2 घंटे क्यों काम लेते हो। तो वो तो वेस्ट तो किसी हाल में खुश नहीं है। बल्कि अभी पिछले दिनों जब एंथनी ब्लिंकन साहब अमेरिका उधर चाइना तशरीफ लेके गए थे तो उन्होंने एक बड़ी मजाका खेज बात की। उन्होंने कहा ये चाइना की कैपेसिटी बहुत है, ये एक रात में 10 गाड़ियां बना लेते हैं, तो इनको चाहिए एक रात में 10 की जगह 5 गाड़ियां बनाएं ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। तो वो भी ऐसी बातें भी होती हैं जो कि इतने बड़े एक सो कॉल्ड दुनिया की पावरफुल मुल्क के एक दुनिया की ओनली सुपर पावर जब ऐसी बातें करने पे आ जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात समझ ली है और मान ली है कि इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर जो है वो चाइना बन चुका हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रिक्स हो जाए या इस किस्म के जितने भी इदारे बनते जाएंगे, जितने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनती जाएंगी, वो दुनिया के अंदर कोई ना कोई बेहतरी लेके आएंगे। जहां तक बात है डॉलर की, तो एक न एक दिन तो आपने इस डॉलर से बाहर निकलना है, आपने अपनी करेंसी में वो करना है। बेसिकली डॉलर की उड़ान जो इतने सालों हमने देखी वो इसलिए कि वो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की वजह से थी। जब ये मिडिल ईस्ट के अंदर तेल निकला 50 और 60 की दहाई में, उस टाइम पे एक टर्मिनोलॉजी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी आई कि जी जो ये तेल होगा ये सारा का सारा उसकी डीलिंग पूरी दुनिया में US डॉलर में की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं, रशिया के ऊपर भी जब सैंक्शन लगी, ये दोनों ममालिक जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इधर बहुत ज्यादा तेल है, तेल की दौलत से माला माल हैं। उन्होंने जब अपना तेल निकाला इन सैंक्शंस के बाद, तो उन्होंने अपनी करेंसी में उसको बेचना शुरू कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दुनिया के जो इस टाइम पे 2 बड़े मुल्क हैं रशिया और चाइना, वो जो आपस में ट्रेड करने लगे हैं, ये ट्रेड उन्होंने शुरू कर दिया है, वो अपनी अपनी लोकल करेंसीज में शुरू कर दिया है। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक जब अपने लोकल करेंसीज के अंदर एक्सचेंज बिजनेस करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसमें बेहतरी ही आएगी, उसमें किसी किस्म के मजाके वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ अभी एक करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है। कल को अगर हमारा बिजनेसमैन जो है वो चाइनीज RMB में पेमेंट करता है या पेमेंट लेता है, या चाइनीज बिजनेसमैन पाक रुपी में पेमेंट करता है या पेमेंट लेता है, तो उससे हमारी करेंसी ही मुस्तहकम होगी। और मे बी कल को मतलब आज तो एक्सचेंज रेट US डॉलर के साथ लिंक्ड है। दुनिया में बड़ी बड़ी करेंसियां जितनी भी हैं करेंसियां, इवन चाइना और रशिया की करेंसी भी जो है वो उसका एक्सचेंज रेट जो जब आप मार्केट में चेक करते हैं या आप इंटरनेट पे भी डाल के चेक करते हैं, तो जो बेंचमार्क है वो US डॉलर है। मे भी शायद आने वाले दिनों में US डॉलर उस किस्म का बेंचमार्क ना रहे, शायद गोल्ड बन जाए बेंचमार्क या कोई और बेंचमार्क बन जाए। लेकिन ये एवोल्यूशन की बात है, दुनिया ने आगे बढ़ना है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, और दुनिया की इस टाइम पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई हुई है, इस बात की जरूरत है कि जिसके पास जिस चीज की वाफर मिकदार है वो दूसरे मुल्क को दे। फूड सिक्योरिटी का मसला है, क्लाइमेट चेंज का मसला है, पॉपुलेशन ग्रोथ का मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पहाड़ जैसे सारे मसले हैं उनके लिए कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बहुत जरूरत है, और सबसे बड़ी जरूरत जो है वो बाहमी तजारत को फरोग देने की है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब आपके वक्त और बहुत जी। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब, और हमने जो ब्रिक्स की अहमियत है, ब्रिक्स का जो किरदार है उस पर बात की, और साथ ही साथ हमने ज़रा उस तरफ भी अपने सामीन की तवज्जो दिलाई है कि प्रोपेगेंडा जो है या जो खामखा के जो खदशात हैं वेस्ट की तरफ से ब्रिक्स के मामलात को लेकर,
उनमें कोई हकीकत नहीं है। और देखा जाए तो ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये ताउन की एक ऐसी एक हिकमत अमली, एक ऐसा लाएअमल है जो कि आज की दुनिया में जितनी भी हम कह लीजिए कि जो उभरती हुई मंडियां हैं, उनके जो उभरती हुई मंडियों वाले ममालिक जो हैं, उनका और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान एक यकजहती और एक ज़्यादा फ़ाल कोऑपरेशन का एक सबसे अहम प्लेटफॉर्म इसे हम कह सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान नासिर महमूद ख़ान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी शर्त है और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगी उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा पामान।